हमारे देश की महिलाओं में सोने और सोने के जेवरों के प्रति गहरा आकर्षण है। यह सोना सिर्फ एक महंगा शौक ही नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट भी है जो बुरे वक्त में आपके काम आता है। लेकिन कई बार यही सोना महिलाओं के लिए बुरा वक्त ले भी आता है, उनकी जान तक जोखिम में डाल देता है। बाजार में, सड़क पर, बसों में, ट्रेन्स में, यहां तक कि आपके अपने घर में भी आप सुरक्षित नहीं हैं। लुटेरे घर में घुसकर सोने के जेवरात लूट ले जाते हैं। डॉक्टर दिव्या गुजरात के भावनगर में एक अस्पताल में डॉक्टर थी। वो भी उन्हीं अनगिनत महिलाओं की तरह थी जिन्हें सोने के आभूषणों का बहुत शौक होता है। लेकिन कहीं डॉक्टर दिव्या के लिए भी तो यह शौक खतरनाक साबित नहीं होने वाला था। એમાં ચિંતા કરવા જો કઈ નથી ભાઈ, તારી પત્ની બરાબર છે। ધન્યવાદ બેન, બહુ બહુ ધન્યવાદ તમારો। हेलो दिव्या, अरे कब से फोन लगा रहा हूं तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तुम्हें पता है कितनी चिंता हो रही थी मुझे। अरे बाबा, इतने सारे सवाल एक साथ, मेरी बात तो सुनो रोहित। एक इमरजेंसी केस था, किसी की जान खतरे में थी। और यहाँ मेरी जान निकली जा रही थी, उसका क्या? इतना केयर करने की जरूरत नहीं है रोहित। केयरिंग क्यों नहीं बनूं? तुम्हारा पति हूं मैं। और वैसे और किसकी जान खतरे में थी? अरे एक औरत के गहने लेने के लिए किसी चोर ने उसे जख्मी कर दिया, बट अब वो सेफ है। दिव्या तुम्हें पता है ना, आज तुम्हें भी। हाँ बाबा, मुझे पता है कि आज हॉस्पिटल से पार्टी वेन्यू तक मुझे अकेले आना है और मैंने भी बहुत सारे गहने पहने होंगे, पर डोंट वरी, मैं सेफली पहुंच जाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं पार्टी में मिलता हूँ डायरेक्टली। ओके, बाय। हाय दिव्या। हाय अभय। अच्छा सुनो ना, रोहित का फोन आया था। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पार्टी वेन्यू तक ड्रॉप कर देता हूँ। और हाँ, आज तुम अपनी कार हॉस्पिटल पार्किंग लॉट में ही छोड़ देना, समझी? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप ही के हस्बैंड जी का आदेश है। ये रोहित भी ना, मैंने उसे अभी बोला कि मैं सेफली पहुंच जाऊंगी, फिर भी। दिव्या, उसकी चिंता अपनी जगह पे सही है ना भाई। आफ्टर ऑल इज योर केयरिंग, लविंग। समझ गई। पर मैं सिर्फ एक शर्त पे तुम्हारे साथ चलूंगी, और तुम भी हमारे साथ पार्टी अटेंड करोगे। मैं? अरे पार्टी तुम्हारे रिलेटिव्स की है ना, उसमें मैं क्या करूंगा? मेरे रिलेटिव्स है ना, तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? इसलिए तो टेंशन हो रही है। शट अप। चलो अबे। गॉड ब्लेस मी। चलो। थैंक यू अबे। माय प्लेजर, माय प्लेजर। सॉरी तुम्हें यहाँ पर लाकर परेशान किया मैंने। दैट्स ओके। रोहित, सॉरी थैंक यू बोल के इसे छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी हमारे साथ पार्टी में आ रहा है। भाई आपकी पत्नी मेरे साथ इसी शर्त पर आई है कि मैं भी आप लोगों के साथ इस पार्टी में चलूं। हाँ, क्यों नहीं भाई, सही तो कह रही है, फैमिली का हिस्सा हो तुम। चलो बिल्कुल बिल्कुल, चलो। या क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि ज्वेलरी के बगैर कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिखती हो तुम। अच्छा, तुम्हें सिर्फ बहाना चाहिए कि कैसे दिव्या को उसकी ज्वेलरी से अलग रखा। ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ, अंगूठी नहीं निकल रही? हाँ। फिर तो कटवानी पड़ेगी।
क्या उंगली? बाबा अंगूठी की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये अंगूठी नहीं कटवा सकती मैं। चाहे तुम्हारी उंगली में ऐसी अटकी रहे और तुम्हें ऐसी ही सताती रहे। ये रिंग मुझे कभी नहीं सता सकती। तुम्हें याद है प्रपोज करते टाइम तुमने ये रिंग दी थी मुझे? ये रिंग है तो मैं हूं, और ये रिंग नहीं है तो मैं भी नहीं हूं। ढोकला। ये सब मुझे खाना है? ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें भी मेरे साथ बैठ कर नाश्ता करना होगा। चलो। रहने दो ना, तुम लेट हो जाओगे। वैसे भी आज मुझे काफी देर से जाना है, तुम आराम से नाश्ता करो, मैं तब तक तुम्हारा टिफिन लगाती हूँ। अच्छा सुनो सुनो, एक काम करना, वो ज्वेलरी मुझे दे देना, मैं जाते जाते बैंक लॉकर में रखवा दूँ। तुम भूल गए, अभी रहने दो ना, अगले हफ्ते रवि की शादी है। हाँ। तुम्हारे मामा जी के इकलौते बेटे की शादी है। भाई मुझे तो सज धज के जाना ही पड़ेगा। अजी आपको तो एक और बहाना मिल गया ज्वेलरी पहनने का। हाँ चलो खाओ। चल। डॉक्टर दिव्या एक सार्वजनिक स्थान यानी पब्लिक प्लेस पर महंगी ज्वेलरी साथ लेकर घूम रही थी। यह असावधानी किसी बड़ी मुसीबत को बुलावा देने से कम नहीं है। हम महंगे जेवरों को पहनने या साथ रखने से आपको डरा नहीं रहे, लेकिन सतर्क करना चाहते हैं क्योंकि ऐसी लापरवाही आपका बहुत बड़ा नुकसान करवा सकती है। जेवरों के साथ साथ आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, और दुर्भाग्यवश डॉक्टर दिव्या ऐसी ही लापरवाही बरत रही थी। दिखाए। इधर आ जाइए। सांस लीजिए। मैं कुछ दवाइयां लिख देती हूँ, आप टाइम पे खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। मैडम कल एक बॉडी आई थी पोस्टमार्टम के लिए, तो डॉक्टर अभय ने पोस्टमार्टम तो कर दिया, लेकिन उसके डेथ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट पे साइन होना बाकी है। आप कर दें। डॉक्टर अभय ने रिपोर्ट बनाई है तो साइन उन्हीं से क्यों नहीं करा लेते? वो तो मैडम किसी इमरजेंसी ऑपरेशन में बिजी हैं और पुलिस को रिपोर्ट कॉपी आज ही चाहिए। डीन सर ने कहा है कि आप चेक करके साइन कर दो। अच्छा चलो, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। अरे अब तुम्हें क्या चाहिए? वो मैडम वॉचमैन आपकी कार की चाबी मांग रहा था। वो एम्बुलेंस भी निकल रही है ना। पर मैं तो अच्छा ठीक है, ये लो, वॉचमैन से बोलो गाड़ी गेट के बाहर पार्क करे, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। जी मैडम। चलो।
कोई भी नहीं है यहाँ तो। अरे श्याम, सर अंदर सफाई हो रही है, कुछ काम था क्या? अरे कुछ नहीं, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे साइन करने थे। सर वो तो मैंने दे दिए। दे दिए? हाँ हाँ सर, रिसेप्शन पे। रिसेप्शन पे? जी सर। हाँ रोहित। हाँ अबे, मैं दिव्या अब तक पार्टी में नहीं पहुंची। मुझे बड़ी चिंता हो रही है, वो फोन भी नहीं उठा रही। दिव्या अभी तक पार्टी में नहीं पहुंची? ड्राइव कर रही होगी यार। यार अबे बहुत फिक्र हो रही है। नहीं, मैं हॉस्पिटल में चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, बाय। सुधीर ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तुम्हें दी थी ना? रिपोर्ट? पर सुधीर ने तो मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दी। अरे जाने दे श्याम, इतने सारे गहने तो उतार लिए हैं, अब इस अंगूठी के पीछे इतनी मेहनत मत कर। और सुन, थोड़ा जल्दी कर, कोई आना चाहे। तुमने दरवाजा नहीं बंद किया था? सुधीर, तुमने कहा था कि रिपोर्ट रिसेप्शन पर है। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, वहां पर कोई रिपोर्ट नहीं है। सॉरी सर, वो डॉक्टर उपाध्याय की रिपोर्ट थी। मुझे गलतफहमी होगी सर, मैं अभी देता हूँ ना। गलतफहमी हो गई? ढंग से काम किया करो यार। सॉरी सर। सर ये रही आपकी रिपोर्ट। काम पे कुछ ध्यान नहीं, कुछ नहीं। अरे श्याम, तुम क्या कर रहे हो वहां? अबे एक इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी चलिए। मरते मरते बचे यार। अगर डॉक्टर अवैध दिव्या की लाश देख लेता तो फांसी हो जाती हमें। अरे तू चुप क्यों है? कुछ बोलना। अब इस लाश का क्या करें? अरे मेरे भले मानस, मुर्दा घर में खड़ा होकर मुर्दे की चिंता कर रहा है। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि अभी फिलहाल इसे यहीं कहीं छिपा देते हैं, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। वैसे भी तो इंचार्ज है यहाँ का, संभाल लेना सब। मगर हम फंस गए तो? अरे मेरे डरपोक दोस्त, डर मत, कुछ नहीं होगा तुझे, डर मत। हाँ डॉक्टर दिव्या की असावधानी ने आखिरकार उनकी जान ले ली। इतने सारे सोने के गहनों के साथ वो अस्पताल जैसी एक सार्वजनिक जगह में घूम रही थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि सोना पहनने का उनका ये शौक एक दिन उनके परिवार के लिए शोक में बदल जाएगा। अस्पताल के वार्ड बॉयज श्याम और सुधीर ने सोने के गहनों के लिए बड़ी क्रूरता से उनकी हत्या करके डॉक्टर दिव्या की बॉडी को उसी अस्पताल के मुर्दाघर में छिपा दिया। अब सवाल यह था कि इतनी चालाकी से इस अपराध को अंजाम देने के बाद क्या ये दोनों वार्ड बॉयज पुलिस की गिरफ्त में आ पाएंगे? अब तो अभय भी फोन नहीं उठा रहा। मैट आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल। अब एक काम करते हैं, दिव्या की कार को ठिकाने लगा देते हैं ताकि सबको लगे यहाँ पर नहीं है वो। ठीक, चल चलो। हाँ सुना है मैंने, पड़ती है वहां पर।
साथ में चलेंगे फिर तो। अच्छा और सुनाइए। अरे ये तो दिव्या मैडम की गाड़ी निकल गई यार। बातों बातों में एग्जिट टाइम पे साइन ही नहीं ले पाया। लगता है जल्दी में होंगी, नहीं तो एग्जिट की साइन करना तो उनकी भी जिम्मेदारी है। यार अबे कब से तेरा फोन ट्राई करा तो उठा ही नहीं रहा। तो दिव्या अब तक पार्टी में नहीं पहुंची, फोन भी नहीं उठा रही। मैं तो आधे घंटे से ओटी में था, इमरजेंसी थी। अच्छा तूने उसके केबिन में देखा? नहीं, कैबिन में चेक नहीं किया। हाँ चल वहां पे देखते हैं। यार वो यहाँ पर भी नहीं है। चल रिसेप्शन पे देखते हैं। तूने डॉक्टर दिव्या को कहीं आते जाते देखा है? जी नहीं सर, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया कि डॉक्टर दिव्या हॉस्पिटल से बाहर गई भी या नहीं। इसका मतलब कि वो हॉस्पिटल में भी हो सकती है। नो आइडिया सर। अबे एक काम करते हैं, हम पूरे हॉस्पिटल में ढूंढते हैं उसको। ठीक है चल। दिव्या की गाड़ी ठिकाने लगा दी है, अब हम पे कोई शक नहीं करेगा। श्याम चल मॉर्गो में भी देख लेते हैं। सुधीर तुमने डॉक्टर दिव्या को देखा क्या? नहीं डॉक्टर, आज तो दिव्या मैडम इस रूम में आई नहीं। अच्छा रोहित, तुमने आते हुए दिव्या की कार पार्किंग लॉट में देखी? साहब मैंने देखा कि 8 सवा 8 के करीब दिव्या मैडम अपनी कार से निकल गई थी। आपकी दिव्या के साथ आखिरी बार कब बात हुई थी? जी मैंने दिव्या को 7 बजे SMS किया था। उसने रिप्लाई भी भेजा कि वो 15 मिनट में हॉस्पिटल से निकल रही है। फिर मैंने उसे बहुत फोन करने की कोशिश की, उसने फोन नहीं उठाया। तो फिर मैंने डॉक्टर अभय को फोन किया। अभय ने कहा कि वो ऑलरेडी हॉस्पिटल से निकल चुकी है। रोहित का आपको कितने बजे कॉल आया था? तकरीबन 7:30 पौने 8 को। हाँ सर डॉक्टर दिव्या की शिफ्ट 8 बजे खत्म हो जाती है। मैंने करीब 7 बजे के आसपास उन्हें अपने केबिन में जाते हुए देखा था। वो बोल रही थी कि आज उन्हें किसी पार्टी में जाना है, इसलिए 1 घंटा पहले ही वो निकलने वाली थी। बस उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। सर वो 8 सवा 8 बजे के आसपास गेट से अपनी कार में निकली थी। शायद वो जल्दी में थी, इसलिए जाते जाते पार्किंग के एग्जिट टाइम पे साइन करने के लिए भी नहीं रुकी। अरे ये तो दिव्या मैडम की गाड़ी निकल गई यार। बातों बातों में एग्जिट टाइम पे साइन ही नहीं ले पाया। एक बात समझ में नहीं आई थी डॉक्टर, पौने 8 बजे जब रोहित का कॉल आया था तब आपने बताया था कि दिव्या निकल चुकी है और सिक्योरिटी वाले ने 8:15 बजे दिव्या को गेट से निकलते हुए देखा। वैसे 10-15 कदम का फासला है, 10-15 किलोमीटर का तो फिर भी गेट तक पहुंचने में दिव्या को इतना टाइम कैसे लगा? और वैसे भी वो जल्दी में थी, उसको पार्टी जाना था। डॉक्टर अभय, या तो आप झूठ बोल रहे हैं नहीं तो ये सिक्योरिटी वाला। सर मैं क्यों झूठ बोलूंगा? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए डॉक्टर दिव्या मुझे 7 बजे मिली थी और वो बोल रही थी कि वो जा रही है। रोहित का कॉल मुझे 7:30 के बाद आया था, तो ऑब्वियसली मैंने सोचा कि वो तब तक निकल गई होगी। डॉक्टर अभय, आपने उन्हें निकलते हुए नहीं देखा था, ये आपका अंदाजा था, राइट? यस सर। इसका मतलब यह है कि 7 से 8:15 बजे तक दिव्या अपने अस्पताल में थी। पुलिस को अगर पता चल गया कि हमने मुर्दाघर में दिव्या की लाश छुपा रखी है तो? चुप। अभी लोगों के लिए वो जिंदा है और जिंदा इंसान मुर्दा घर में मिलेगा, ऐसा कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। अरे दिव्या का मोबाइल। और ये शायद जी दिव्या का।
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दिव्या अपना मोबाइल और बैग यहीं पे छोड़ के चली जाए। ऐसे भी कैसे हो सकता है डॉक्टर अभय कि 7 बजे से 8:15 बजे तक दिव्या अपने केबिन में है, किसी का कॉल ना उठाए। ये केस जैसे दिख रहा है वैसे है और जैसे है वैसे दिख नहीं रहा। दिव्या मैडम की मॉर्ग रूम में भी ड्यूटी होती है। आपने दिव्या को आखिरी बार कब देखा? क्या वो यहाँ आई थी? नहीं साहब, आज तो डॉक्टर दिव्या मॉर्ग रूम में नहीं आई। आज तो डॉक्टर अभय की ड्यूटी। और ये सिक्योरिटी वाला भी कह रहा था कि दिव्या कार लेके निकल गई थी। सर, मैं हर पुलिस स्टेशन में डॉक्टर दिव्या की गाड़ी का नंबर और डिटेल भेज देता हूं। गुड। आप में से किसी को भी दिव्या की कोई भी खबर मिले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। जी सर। चलो। अगर पुलिस को दिव्या की गाड़ी मिल गई तो मिल जाने दे। देख, डॉक्टर दिव्या की गाड़ी खड़ी है रेलवे स्टेशन की पार्किंग में। तो पुलिस को ये लगेगा कि डॉक्टर दिव्या गाड़ी पार्क करके ट्रेन पकड़ के कहीं बाहर चली गई। उन्हें गाड़ी तो मिल जाएगी लेकिन बॉडी नहीं मिलेगी, समझा? डॉक्टर दिव्या की बॉडी उसी मुर्दा घर में रखी हुई थी, लेकिन वार्ड बॉय श्याम की चालाकी की वजह से रोहित और डॉक्टर अभय वहां पहुंचकर भी इस सच को नहीं जान पाए। क्या रोहित कभी भी अपनी पत्नी की मौत का सच जान पाएगा, या श्याम जैसे खतरनाक अपराधी की चालाकियां डॉक्टर दिव्या की मौत को हमेशा के लिए एक रहस्य बना देंगी? क्या देख रहे हो? तुम्हें सिर्फ बहाना चाहिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब जी, मैं अभी आ रहा हूं। ये कार इनकी वाइफ की है। क्या तुमने उनको पार्क करते हुए देखा था? नहीं साहब, ये गाड़ी कोई औरत नहीं बल्कि कोई आदमी चला के लाया था। आदमी? दिखने में कैसे था? साहब, ये बता पाना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है कि उसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। सफेद रंग के कपड़े? मैम, मुझे तो पहले ही शक था दिव्या मैम और अभय सर पे कि इनका कुछ तो चक्कर है। मैंने पुलिस को पहले ही बता दिया था। श्याम, 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 पुलिस को रेलवे स्टेशन की पार्किंग से दिव्या की गाड़ी मिली है। वो भी हॉस्पिटल में आई थी और डॉक्टर अभय को गिरफ्तार करके ले गई। लगता है इस लाश का ठिकाना बदलने का वक्त आ गया है। अरे मेरे भाई, ठिकाना तो तब बदलेगा ना जब हम लाश को यहां से बाहर निकाल पाएंगे। हमें तो पहले से आपके बयान पे शक था डॉक्टर अभय। अब सच उगल ही दी। दिव्या की गुमशुदगी में आप ही आते हैं ना? सर मैं आपको इसके पहले भी बोल चुका हूं सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। आपको गलत फहमी हो रही है, आपको कैसे समझाऊं?
अच्छा सुन, जब तू एम्बुलेंस लेकर आ रहा था तो किसी ने कुछ बोला? हाँ, लेकिन मैंने बोला कि डॉक्टर साहब ने एम्बुलेंस मॉब के पीछे वाले गेट के पास लाने को बोला है। किसी को शक तो नहीं हुआ? नहीं, शक तो नहीं हुआ, मगर ऐसे दिन दहाड़े हम लाश को लेके जाएंगे तो कहीं हम पकड़े नहीं जाएं। ऐसे काम दिन दहाड़े किए जाते हैं तो किसी को शक नहीं होता। और वैसे भी रात तक रुकने का वक्त नहीं है हमारे पास। रुको 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 रुको, गाड़ी रोको। कहाँ ले जा रहे हो एम्बुलेंस? अरे इमरजेंसी है भाई, फिर बाद में देख लेना, ठीक है? ठीक है, जाओ। इंस्पेक्टर साहब, अभय मेरा और दिव्या दोनों का बहुत अच्छा दोस्त है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। अगर शमशान वाले को हम पे शक हो गया तो? तू नहीं जानता? ये मेरी नानी है यार, जो इलाज कराने आई थी और मर गई बेचारी। नानी? अरे मेरे भले मानस, अपने अस्पताल में बरोज की एक मरीज कांतिबेन पटेल आई थी इलाज कराने के लिए 1 हफ्ते पहले, वो मर गई। तो उसकी मृत्यु घोषणा प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी मैंने चुरा ली अस्पताल से कल, और उस पे आज की तारीख चेंज करके एक कॉपी और निकाली। ये देखिए। हाँ, पर क्या, शमशान वाले इसे फॉर्मेलिटी लिए जमा करते हैं, कोई पूछताछ थोड़ी करेंगे पुलिस वालों की तरह। पर शाम, हम दोनों अर्थी को शमशान तक कैसे लेकर जाएंगे? तो चिंता मत कर, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट। हाँ, देखो, क्या उस रात इसी आदमी ने दिव्या की कार वहां पार्क की थी? सर वैसे तो वहां काफी अंधेरा था, लेकिन वो ये आदमी नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि उसने पूरे कपड़े सफेद पहने थे, शर्ट भी और पैंट भी। सुना सर आपने? सर मैं आपको कब से वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर। सर मेरे पास वैसे भी सफेद कलर की पैंट है ही नहीं सर। रोहित, एक काम करते हैं, इस पार्किंग वाले को अस्पताल ले चलते हैं, वहां पे सब लोगों की पहचान करवाते हैं। मुझे शक है कि अस्पताल के किसी आदमी ने दिव्या की कार उस रात पार्किंग तक पहुंचाई थी। चलो। भाई साहब, वो मेरी नानी मर गई है, अगर आप लोग थोड़ी मदद कर देते तो। भाई साहब, अगर आप थोड़ी मदद कर देते तो। जी साहब, ये डीवी कॉलेज का रास्ता कहाँ से? डीवी कॉलेज जो साहब, आप
ऐसे सीधे जाओगे तो आगे से सिग्नल पे वहाँ से राइट लेके ना फिर डीवी कॉलेज आ जाएगा। ठीक है, यहीं से ना? हाँ। कल्पेश, ये क्या कर रहा है तू? बाहर की दुनिया में लूटमार करने वाले जिंदा इंसान को चैन नहीं लेने देते, और तू यहाँ मुर्दों की राख में लूट का काम कर रहा है। दोबारा ऐसा किया पुलिस में दे दूंगा, समझा क्या? नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा साहब। नानी का देहांत हो गया तो यार, अगर तू अंगूठी उतार लेता ना 25-30 हजार का फायदा और हो जाता। अरे यार, निकल नहीं रही थी तो काट देता। मुर्दे की उंगली? अच्छा, जिंदा आदमी को मुर्दा बना सकता है लेकिन मुर्दे की उंगली काट सकता तू। आ गए सब? सर 2 वार्ड बॉयज और भी है, मैं अभी फोन करके उन्हें बुला लेती हूँ। सर ये दोनों आ गए। देखो, ठीक तरह से पहचानो, इनमें से कोई था? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनमें से वो कौन था। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब मैंने उसे देखा तब रात का समय था और इतने ध्यान से मैंने नहीं देखा कि देखते ही पहचान जाओ। भाई साहब, 1 घंटे का 20 रुपए। अरे यार, अरे यार, जतो रहो। अरे आपन जतो रहो। जिस पार्किंग में डॉक्टर दिव्या की कार मिली थी वहां काम करने वाला लड़का श्याम को नहीं पहचान पाया और डॉक्टर दिव्या का कातिल श्याम एक बार फिर शक के घेरे से दूर ही रहा। और अब तो वो पूरी तरह से विश्वस्त हो गया था कि पुलिस कभी भी उसे पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि डॉक्टर दिव्या के कत्ल का सबसे बड़ा सबूत यानी दिव्या की बॉडी जलकर राख हो चुकी थी। जिसकी नानी अभी मरी थी, लगता है उसकी नानी की अंगूठी रह गई है। हाँ ठीक है। इन किसी कांतिबेन पटेल का नवासा जनक पटेल था, उसी ने कांतिबेन का अंतिम संस्कार किया था। और ये देखिए, उनके मृत्यु घोषणा पत्र पर भी इसी अस्पताल का नाम लिखा है। पर आपको जनक पटेल का फोन नंबर क्यों चाहिए? वो अपनी नानी कांतिबेन पटेल की अस्थि लेने अभी तक नहीं आया। क्या नाम बताया आपने उनका? कांतिबेन पटेल और उनका नवासा जनक पटेल। कांतिबेन पटेल, ये तो मेरी पेशेंट थी, पर इनको तो मरे हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हुए हैं। पर 3 दिन पहले ही तो इनका अंतिम संस्कार हुआ था, कोई अस्थियां लेने भी नहीं आया। और ये देखिए, उनकी अस्थियों की राख में से हमें ये अंगूठी मिली थी।
मैं तुम्हें तुम्हारे पार्टी वेन्यू तक ड्रॉप कर देता हूँ। तुम्हें याद है प्रपोज करते टाइम तुमने ये रिंग दी थी मुझे? ये रिंग है तो मैं हूं, और ये रिंग नहीं है तो मैं भी नहीं। रोहित, इस डेथ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट पर किसी ने नकली डेट डाली। हो ना हो, ये काम हमारे ही हॉस्पिटल के किसी आदमी का है। 3 दिन पहले दिन में करीब 1 बजे श्याम और सुधीर एम्बुलेंस लेकर बाहर निकले थे। वो खुद को इतना जल्दी में बता रहे थे कि एंट्री भी नहीं कर रहे थे। बोल रहे थे इमरजेंसी है, पर मैंने उनके जाने के टाइम रजिस्टर में नोट कर लिया है। ये देखिए, हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं रोहित। हाँ रोहित। क्या? अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसी गलती कर ही बैठता है जो उसे कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी होती है। यही शाम के साथ भी हुआ और पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग, कांतिबेन पटेल का डेथ सर्टिफिकेट और राख में दिव्या की अस्थियों के साथ मिली उसकी अंगूठी। बोल, ऐसा क्यों किया तुमने? तुमने सिर्फ दिव्या को नहीं मारा है, बल्कि इन सब लोगों के विश्वास का खून किया तुमने। लोगों ने ऐसा काम किया कि हैवान की हैवानियत भी कांप जाएगी। दिव्या मैडम के गहनों पर मेरी बहुत दिनों से नजर थी। मैं उनके केबिन में हमेशा कुछ ना कुछ चुराने के लिए जाता, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाया। और उस दिन मैंने देखा उनके पर्स में ढेर सारे गहने थे। मैं किसी भी कीमत पर उन गहनों को हासिल करना चाहता था। मैंने सुधीर के साथ मिलकर प्लान बनाया। और दिव्या मैडम को किसी बहाने से मॉल रूम में बुलाया। श्याम, जिसे मारकर सारे गहने ले लिए मैंने। और उसकी डेड बॉडी को बॉक्स नंबर 7 में छुपा दिया। सुधीर दिव्या मैडम से पहले ही गाड़ी की चाबी ले चुका था, इसलिए मैंने दिव्या मैडम की बॉडी रखने के बाद मैं उसकी गाड़ी को ठिकाने लगाने के लिए पार्किंग में चला गया। अरे ये तो दिव्या मैडम की गाड़ी निकल गई यार। बातों बातों में एग्जिट टाइम पे साइन ही नहीं ले पाया। लेकिन जब मुझे पता चला कि आप लोगों ने पार्किंग से गाड़ी बरामद कर ली और डॉक्टर अभय को गिरफ्तार कर लिया है, तो मुझे लगा कि अब डॉक्टर दिव्या की बॉडी को हॉस्पिटल में रखना ठीक नहीं है। लगता है इस लाश का ठिकाना बदलने का वक्त आ गया है। मैंने एक मरी हुई पेशेंट कांतिबेन पटेल के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी चुराकर उस पर तारीख बदलकर दिव्या को अपनी नारी बताकर शमशान भूमि में जाकर चला दिया। उंगली नहीं काट पाया ये। अंगूठी मिल जाती तो 25-30 हजार का फायदा हो जाता, और उसी अंगूठी की वजह से पकड़े गए हम लोग।
सोने के जेवरों के शौक ने दिव्या की जान ले ली। सोने के लालच में सुधीर और श्याम ने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया वो बेहद ही दिल दहला देने वाला था। भावनगर में हुए इस हादसे ने सोना पहनकर निकलने वाली महिलाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। भावनगर सेशन कोर्ट में वार्ड बॉय सुधीर और श्याम को हत्या का दोषी पाया गया और उन्हें आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई। लालच अगर विवेक पर हावी हो जाए तो किसी भयानक अपराध की शक्ल भी ले लेता है, जैसा कि इस केस में हुआ। सुधीर और श्याम साधारण नौकरी पेशा लोग थे जिनका पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था, लेकिन अपने लालच में उन्होंने न सिर्फ डॉक्टर दिव्या को शिकार बनाया बल्कि खुद भी फांसी के फंदे तक पहुंच गए। इसीलिए दूसरों का ही नहीं, कभी कभी अपने लालच से भी सावधान रहना चाहिए, वरना वो हमें सुधीर और श्याम के रास्ते पर चलाकर उन्हीं के अंजाम तक पहुंचा देता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान